नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी किसी भी बुक से या किसी भी साइट पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है कि आपको मेरे साथ पूरा ये वीडियो देखना है, अर्थात इस पूरे वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको 90% जो 1857 की क्रांति से बनने वाले प्रश्न हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे और कहीं भी दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका अपना स्वमूल्यांकन भी आप अपना कर सकते हैं और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी भी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल में आपको हर एक सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो जो है वो आपको मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जा करके आप देखिए, वहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। और इसके अलावा आपका पॉलिटी है, उसमें भी वीडियो दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान है, आपका जो सीटेट यूपीटेट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी आपका मनोविज्ञान के वीडियो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, उत्तर प्रदेश का भूगोल है, इनसे संबंधित जो वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं और अच्छे से समझाया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के संभावित प्रश्नों में से पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड बेंटिक। तो बताना है आपको इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, लॉर्ड कैनिंग बहुत ही चतुर गवर्नर जनरल था। 1856 ईस्वी में यह भारत आता है और भारत आने के पूर्व ही इसने घोषणा कर दी थी कि भारत में इस तरीके की कोई क्रांति होने वाली है, अर्थात एक दंगा या विद्रोह भड़क सकता है। इसको इस बात का एहसास पहले से ही था। 1856 ईस्वी में ये गवर्नर जनरल बन के आता है, लेकिन 1862 ईस्वी में ये बाद में प्रथम वायसराय भी बनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। एक तो ये पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो उसका भी जवाब क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए है कमल और रोटी, बी है बाज, सी है रुमाल और डी है 2 तलवारें। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक था दोस्तों कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर ए कमल और रोटी। दोस्तों जो देश में हमारे क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने इस तरीके की व्यवस्था कर रखी थी कि अंग्रेजों की इसकी भनक ना लगे और सूचना का आदान प्रदान भी हो जाए। तो कमल के फूल में सूचनाएं छिपा करके, कमल के फूल के अंदर चिट्ठियां रख करके, रोटी में अंदर सूचनाएं और संदेश लिख करके एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जाती थी, योजना बनाई जाती थी ताकि अंग्रेजों को इसकी भनक ना लग सके। और इसीलिए 1857 की क्रांति का प्रतीक जो है वो कमल और रोटी को माना जाता है। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है चर्चिल, बी है पॉमरस्टन, सी है एटली और डी है ग्लैडस्टोन। तो दोस्तों 1857 के समय की बात करेंगे तो 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पॉमरस्टन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पॉमरस्टन था, और वायसराय की बात करेंगे या गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसमें फर्स्ट नंबर दिया गया है खेतिहर मजदूर, सेकंड नंबर है साहूकार, थर्ड है कृषक अर्थात किसान, और चतुर्थ नंबर है चौथा जमींदार। अब यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। केवल एक सही है, ऑप्शन बी, एक और आपका चौथा, दोनों मतलब एक और चौथा, सी है केवल दूसरा, डी है दूसरा और चौथा। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका
सही आंसर है जो लोग नहीं शामिल हुए थे इस विद्रोह में, आप समझ सकते हैं, खेतिहर और मजदूर इसमें भरपूर तरीके से इसमें भाग लिए थे, कृषक लोग भी इसमें भाग लिए थे, लेकिन दो वर्ग ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरीके से मन से इसमें भाग नहीं लिया था। वो दो वर्ग थे, एक साहूकार और एक जमींदार, क्योंकि इनको अंग्रेज़ों से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इनको फ़ायदा था और इसीलिए इन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो इस तरीके से दूसरा और चौथा ऑप्शन, कौन सा? दूसरा और चौथा, अर्थात डी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ऑप्शन ए है सर जेम्स आउट्रॉम एवं डब्ल्यू टेलर, बी है सर जॉन के, सी है सर जॉन लॉरेंस और डी है टी.आर. होम्स। तो इस विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसी ने दी? दोस्तों ये बहुत मतभेद है, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, कुछ लोग सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ लोग इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, कुछ लोग इनको हिंदू मुस्लिम लड़ाई मानते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मंशा है। हालांकि जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं, उन भारतीय इतिहासकारों में ज़्यादातर इतिहासकारों का मत ये है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह जो था वो आपका राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो षड्यंत्र दोस्तों किसने दी? सारे के सारे अंग्रेज इतिहासकार हैं। आप जान सकते हो कि भारतीय इतिहासकार तो नहीं कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सर जेम्स आउट्रॉम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था कि ये जो विद्रोह है ये एक षड्यंत्र है। और कैसा षड्यंत्र है? ये हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, अर्थात हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेजों के लिए एक षड्यंत्र बिछाया था, षड्यंत्र किया था, वही 1857 का विद्रोह है। बात अगर सर जॉन लॉरेंस की करें जो सी नंबर पर दिए गया है, तो इन्होंने इसको सैनिक विद्रोह माना। बात अगर टी.आर. होम्स की करें तो टी.आर. होम्स ने कहा कि यह विद्रोह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच संघर्ष था। अर्थात बर्बर कौन? भारतीय, और सभ्य कौन? अंग्रेज। अर्थात सभ्य लोगों और असभ्य लोगों के बीच का ये संघर्ष था, ऐसा टी.आर. होम्स ने कहा। तो भारतीयों को टी.आर. होम्स ने क्या बना दिया? असभ्य बना दिया, और अंग्रेजों को सभ्य और पढ़ा लिखा बना दिया, है ना। तो अलग अलग सबके अपने विचार हैं, लेकिन षड्यंत्र की संज्ञा जो है वो सर जेम्स आउट्रॉम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से कौन संबद्ध नहीं था? अर्थात कौन 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था या जुड़ा हुआ नहीं था? ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, बी है कुंवर सिंह, सी है मौलवी अहमदुल्लाह और डी है भगत सिंह। तो दोस्तों बेगम हजरत महल अवध से लखनऊ से शामिल थी 1857 के विद्रोह में। कुंवर सिंह जी बिहार से शामिल थे, मौलवी अहमदुल्लाह भी शामिल थे, लेकिन भगत सिंह जो है वो 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थे। भगत सिंह तो बहुत बाद में आते हैं, है ना, बहुत बाद में आते हैं, ये उस समय थे ही नहीं 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, तो इस तरीके से एक संबद्ध नहीं था पूछ रहा है, तो डी नंबर यहाँ से सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे गर्मियों में आंधी आती है ना, उसका एक समय होता है और कुछ समय के लिए आती है, हमेशा के लिए बनी भी नहीं रहती, आंधी आएगी और चली जाएगी। तो ये किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है आर.सी. मजूमदार, बी है एस.एन. सेन, सी है एस.बी. चौधरी और डी है वी.डी. सावरकर। तो दोस्तों इस तरीके का मत एक ही व्यक्ति कह सकता है, और वो व्यक्ति है कौन? एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, जिनको हम 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार भी इनको माना जाता है। तो एस.एन. सेन ने क्या कहा कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह आता है और अल्पकालिक समय तक ही रहता है। एस.एन. सेन ने कहा, इनकी पुस्तक है 1957। अभी आगे हम लोग उसकी बात करेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों असफल हुआ? ऑप्शन ए है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। आपको बताना कि क्यों असफल हुआ था, कौन सा इसमें चार में से कौन सा इसका कारण है। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। बी नंबर है भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। सी है ब्रिटिश सिपाही अच्छे से संगठित थे और डी है उपर्युक्त में से सभी।
तो देखिए, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, सही बात है। कुछ अपने लिए लड़ रहे थे, कुछ देश के लिए लड़ रहे थे, कुछ अपने लोगों के लिए लड़, सरकार के लिए लड़ रहे थे, है ना, कुछ अपने पूर्वजों के लिए लड़ रहे थे। तो अपने अपने सबके स्वार्थ थे जिसकी वजह से लड़ रहे थे, कोई एक उद्देश्य नहीं था कि हम देश के लिए लड़ें, है ना। ये कमी वहाँ पर दिखाई देती है और इसीलिए असफल हो जाता है। ये पॉइंट भी सही है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। बहुत सारे ऐसे राज परिवार थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही अच्छे से संगठित थे, बिल्कुल उनके पास साज सज्जा थी, बढ़िया सामान था, बंदूकें, तोप थे, है ना। भारतीयों के पास उतना ज़्यादा साधन संपन्न नहीं थे वो सैनिक, इसलिए भी एक कारण है असफल होने का। तो ये कह सकते हैं कि डी नंबर सही, इसका सही जवाब होगा। 3 के तीनों यहाँ पर सही हो जाते हैं, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित वर्ग ने, ऑप्शन ए है 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, बी नंबर 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, सी है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, और डी है देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो बताना है जो भारत का शिक्षित वर्ग था। देखिए, खेतिहर, मजदूर, किसान तो बेचारे शामिल ही थे, लेकिन शिक्षित वर्ग ने क्या किया यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो शिक्षित वर्ग ने दोस्तों क्या किया था कि ना तो समर्थन दिया और ना ही वो क्या किए कि अंग्रेजों के विरुद्ध एकदम आए। तो ना तो 1857 क्रांति में शामिल हुए और मतलब बिल्कुल तरीके से अपने आप को क्या बनाए रखा, तटस्थ बनाए रखा, तटस्थ, ना इधर ना उधर, है ना। शिक्षित वर्ग ने ये काम किया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। यहाँ पर तटस्थता बनाए रखी शिक्षित वर्ग ने, है ना इधर ना उधर। अंग्रेजों के भी हम मित्र बने रहे हैं, अपने देश वालों के भी मित्र बने रहे, ऐसा काम किया गया। खुल करके सामने ये लोग नहीं आते हैं। तो सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है शहादत खान और डी है अशफाकुल्ला खान। तो बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात भगत सिंह की करें तो अभी मैंने बताया कि भगत सिंह तो उस समय थे ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं थे। अशफाकुल्ला खां की बात करें तो लोग भी बाद में आते हैं, जब हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस समय जब आपका कांग्रेस का गठन होता है तो बहुत पहले की बात है ना। शहादत खान जो थे, शहादत खान ये शामिल थे 1857 की क्रांति में, ये शामिल थे। और अगर बात की जाए कि कहाँ से शामिल थे तो दोस्तों इन्होंने जो बिगुल फूंका था 1857 में की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, वो इंदौर से फूंका था। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ के आपके शहादत खान थे। हालांकि शहादत लिखा हुआ है लेकिन कई बार आपको किताबों में कैसे लिखे मिलेगा, सआदत ऐसे लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही है, चाहे शहादत खां कहिए या शहादत खां कहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? नौ संगठन से संबंधित था। ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, बी है पील आयोग, सी है हंटर आयोग और डी है साइमन कमीशन। बात साइमन कमीशन की करेंगे तो ये तो आपका दोस्तों 1927-28 में आता है, ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया यहाँ से। हंटर आयोग भी यहाँ से रिजेक्ट हो गया, शिक्षा जब आयोग बनते हैं उस समय की बात हो रही है। अब बचे दो, तो इसमें आपको दो तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसमें पब्लिक सर्विस आयोग भी बाद में बनता है, लेकिन पील आयोग जो था वो बना था 1857 के विद्रोह के दमन के बाद। भारतीय फौज का नौ संगठन किया गया था, अच्छा अर्थात पुनर्गठन जिसको हम कह सकते हैं वो किया गया था। और पुनर्गठन क्या किया गया था कि पहले जो अनुपात था सैनिकों का वो था, पहले क्या था, पहले जो अनुपात था वो था आपका 5:1, अर्थात 5:1 का मतलब हो गया 5 भारतीय और 1 अंग्रेज सैनिक, ये थे सेना में। लेकिन बाद में जब पुनर्गठन किया गया पील आयोग के तहत, तब क्या अनुपात रखा गया, 2:1, अर्थात अब 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज रहेगा। 4 पे आपके 2 अंग्रेज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 5 पे सिर्फ 1 था, है ना। तो अब अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि ये लोग डर चुके थे कि इनकी संख्या ज़्यादा रहेगी तो फिर कहीं विद्रोह ना खड़ा हो जाए, इस वजह से ऐसा अंग्रेजों ने किया। तो पील आयोग दोस्तों, पील आयोग के तहत ही नवगठन किया गया था सेना का। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था?
मतलब अपनी आंखों के सामने से, जैसे महाभारत को संजय ने देखा था ना अपनी दिव्य दृष्टि से, वैसे ही किसने देखा था यह 1857 के युद्ध को? तो अपनी आंखों के सामने ये सारे कत्लेआम किसने देखा था? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, बी है जोक, सी है गालिब और डी है इकबाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर सी, पूरा नाम इनका क्या है? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने खुली आंखों से अपने 1857 की क्रांति का विद्रोह देखा था। इनका जन्म 1796 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म 1796 ईस्वी में। इन स्वयं अपनी आंखों से देखा था इन्होंने युद्ध को। और एक किताब जब लिखते हैं तो एक बात इन्होंने कही है कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। ये किसने कहा था? मिर्जा गालिब ने कहा था। ठीक है, तो ये उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी स्वयं आंखों से देखा था। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बात अगर करें 1857 के प्रभाव की कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हुआ, तो दोस्तों जो आपका उत्तर भारत का हिस्सा है, ठीक है, जो आपका उत्तर भारत का हिस्सा है वहाँ पर जो आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, उत्तर भारत के हिस्से में ये ज़्यादा फैलता है, अर्थात ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपका 1857 की क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। दक्षिण अछूता रहा आपका अगर बात करें कि एकदम उत्तर वाला ये भी अछूता रहा। कुछ कुछ हिस्से ऐसे थे जो इधर उधर, जैसे पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा मान लेते हैं, आपका पंजाब का कुछ हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन उत्तर भारत में वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ये प्रभावित रहा। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए है झांसी, बी है चित्तौड़, सी है जगदीशपुर और डी है लखनऊ। तो आपको पता है कि झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई थी, चित्तौड़ आपको नहीं मालूम होगा, जगदीशपुर से कौन थे? जगदीशपुर कहाँ पर पड़ता है आपका? बिहार वाला जगदीशपुर। और बिहार वाला जगदीशपुर से कौन थे बताइए आप? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह। तो बिहार में यहाँ पर भी नेतृत्व किया गया, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। बचा आपका चित्तौड़, तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, अर्थात यहाँ 1857 की क्रांति से लेना देना लोगों को नहीं था। और इसी में से एक और जगह पड़ती है, जैसे बिहार का मुंगेर है ना, बिहार का मुंगेर जिला, वो भी अप्रभावित था। ठीक है, अर्थात प्रभावित नहीं था, कोई मतलब नहीं था वहाँ के लोगों को 1857 क्रांति से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए है दीवान मनीराम दत्त, बी है कंडपेश्वर सिंह, सी है पुरंदर सिंह और डी है प्याली बरुआ। तो देखिए, जो आपका अगर बात करते हैं असम की, असम में कौन 1857 क्रांति का नेता था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दीवान मनीराम दत्त करेक्ट हो जाता है। हालांकि मुख्य यही थे और कंडपेश्वर सिंह भी शामिल थे, प्याली बरुआ भी शामिल थे, लेकिन मुख्य नेता जो थे दीवान मनीराम दत्त थे, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ऐसे ही अगर बात करें हम मेरठ की, तो मेरठ में भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कदम सिंह। क्या नाम था? कदम सिंह। कदम सिंह मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे ही एक जगह है दोस्तों गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जहाँ के वहाँ के सीएम है ना, सीएम, तो गोरखपुर के गजाधर सिंह शामिल थे और मथुरा से देवी सिंह। तो ऐसे कुछ छुटपुट जो नेता थे उनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है। ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी है झांसी, सी है बनारस और डी है लखनऊ। तो मनु, बचपन का नाम क्या था इनका? मनु। और इनका जन्म जो है वो बनारस में हुआ था। ठीक है, शादी इनकी कहाँ हुई थी? आपकी झांसी में। झांसी में इनकी शादी हुई थी और इसके बाद इनके जो हस्बैंड थे, पति थे, उनकी डेथ हो जाती है। उसके पश्चात क्या था कि इनके कोई संतान नहीं होती है और अंग्रेज़ों का नियम था कि दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकते हैं, अर्थात अगर आपका खुद का पुत्र नहीं है तो फिर कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। गोद लिया हुआ बालक जो है वो उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। और इस तरीके से इन्होंने झांसी पर कब्जा करना चाहा अंग्रेज़ों ने, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने कहा नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था जिसको अंग्रेज लोग उनका पुत्र मान ही नहीं रहे थे। और फिर आपको पता है कि फिर क्या हुआ, है ना। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो बनारस में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। नाना साहब अकेले नहीं लड़ पाते, है ना। नाना साहब अकेले बुढ़ापे में क्या लड़ते? तात्या टोपे इनके साथ थे, कमांडर इन चीफ वही थे।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, अर्थात स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम? ऑप्शन ए है डॉक्टर R.C. मजमूदार ने, डॉक्टर एस.एन. सेन ने, सी है वी.डी. सावरकर ने और डी है अशोक मेहता ने। तो दोस्तों वी.डी. सावरकर ने पूरी तरीके से 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। ऐसा ही अगर बात करते हैं अशोक मेहता की, तो अशोक मेहता ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। R.C. दत्त ने क्या कहा था, ना तो ये प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय आंदोलन था। एस.एन. सिंह ने क्या कहा था, एस.एन. सिंह ने कहा था कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम था लेकिन राष्ट्रीयता नहीं थी, इसमें एकता नहीं दिखाई दी। तो इस तरीके से अपने अपने कथन है, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। आप बिल्कुल इसको टिक करके मारिएगा अगर एग्जाम में आता है तो। अगला है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। अब 1857 का जब विद्रोह हो गया तो अब बड़ा फूंक फूंक के अंग्रेज कदम रख रहे थे कि अब कहाँ से सैनिकों की भर्ती की जाए। तो वो लोग कहाँ से चयन किए थे, ये बड़ा देखने वाली बात है। देखिए इन्होंने चयन उत्तर प्रदेश के, बिहार के ब्राह्मणों का भी नहीं किया, बंगाल एवं उड़ीसा में नहीं किया क्योंकि बड़ा खतरनाक इलाका था बंगाल, जो कि बाद में देखते ही हैं कि बंगाल विभाजन के पश्चात कितना ज़्यादा बवाल काटते हैं क्रांतिकारी। गोरखा, सिख एवं पंजाब प्रांत से इन्होंने क्या किया था कि भर्ती की थी सिपाहियों की। मद्रास प्रेसिडेंसी से भी इन्होंने भर्ती नहीं की थी। तो ये आपके फर्स्ट, सेकेंड और 4 आपका गलत हो जाता है। सही जो है वो है गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन अंग्रेजों के द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ऑप्शन ए है भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह कहा, बी है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, और सी है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर कर दिया, और डी है यह क्रांति प्रशासनिक तंत्र के सुधारों हेतु की गई थी। तो आपको बताते चलते हैं कि भारतीय इतिहासकारों ने इसको भारतीय विद्रोह, ये तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कैसे माना, ये तो मान ही नहीं सकते हैं। ये तो कह रहे थे कि सिर्फ सैनिक विद्रोह है ना, बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष है, इस तरीके की तमाम बातें कही इन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर जरूर कर दिया था। भले 1857 का विद्रोह असफल माना जाता है, लेकिन इसके परिणाम जो हैं वो भारत के पक्ष में ही आते हैं। और इसके लिए डॉक्टर R.C. मजमूदार ने कहा भी था कि जिस तरीके से जिंदा जूलियस सीजर से ज़्यादा प्रभावी मरा जूलियस सीजर था, उसी तरीके से 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय तो कुछ खास ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन बाद में इसके जो परिणाम थे, उत्तरोत्तर जो परिणाम थे वो ज़्यादा प्रभावी रहे। अर्थात देखने को मिलता है कि अंग्रेज कांप गए थे, भले वो जीत गए लेकिन डर गए थे कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, है ना। तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं बाद में हालांकि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन ए है ग्वालियर के सिंधिया, बी है इंदौर के होलकर, सी है नागपुर के भोंसले और डी है रामगढ़ के लोधी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मदद की वो ग्वालियर के सिंधिया राजाओं ने की। हालांकि इंदौर के होलकर जो आपके हैं इन्होंने भी की, बड़ौदा के गायकवाड़ों ने भी की, हैदराबाद के निजाम भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, जींद के सिख भी इनके साथ थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि किस राजवंश ने मदद की तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया। अब आपको बताना है कि एक ऐसे ही सिंधिया हैं, एक पॉलिटिशियन हैं जो कि बीजेपी में थे लेकिन फिर कांग्रेस में थे लेकिन बीजेपी में चले गए। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने, राजवंश ने अंग्रेज़ों की बहुत मदद की थी। और इसके बारे में कैनिंग ने कहा भी था, क्या कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर गोल करना होगा। ये किसने कहा था? कैनिंग ने। अर्थात अगर ये लोग मदद करते तो शायद 1857 की क्रांति जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो अंतिम हो जाता, है ना। दोबारा फिर अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं करनी पड़ती आज़ादी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब अपने फ़ायदे के लिए लोग करने लगते हैं काम। अगला है सुमेलित करने के लिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट का उपयोग करते हुए उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। फर्स्ट में है आपके ये दिए गए हैं शहरों के नाम, जगहों के नाम, और यहाँ पर नेतृत्वकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है
कि कौन सा सही होगा। चलिए देखिए, अब आपको कुछ तो पता होगा ही, थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। जैसे झांसी की बात करें तो झांसी का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई। अर्थात ए का 4 आपको मिल गया ना, ए का 4। लखनऊ आपको पता ही होगा, लखनऊ का बेगम हजरत महल। अर्थात बी का क्या हुआ? बी का आपका 3 हो गया। कानपुर, अब देखिए फैजाबाद जो है वो मौलवी अहमद शाह है। कौन? फैजाबाद, मौलवी फैजाबाद। अर्थात डी का क्या है? डी का 1 और सी फिर बचा तो सी का फिर एक ही हो गया 2। तो आपका बना क्या? ABCD 43-21। अब आपको कूट देखना है 43-21 किस में है। तो पहले ही नंबर पे आपको 43-21 है ना। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ये कूट, ये प्रश्न आपका इसका मतलब विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन ए है RC मजमूदार। RC का मतलब होता है रमेश चंद्र। बी है ताराचंद्र, सी है VD सावरकर और डी है SN सेन। तो सरकारी इतिहासकार की बात करें तो दोस्तों पहले शुरू में क्या किया गया कि RC मजमूदार को सरकार ने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखने को कहा। तो RC मजमूदार ने लिखना शुरू किया कि ये तो स्वतंत्रता संग्राम था ही नहीं। सरकार को लगा गुस्सा, है ना, सरकार कांग्रेस की, उसको लगा गुस्सा कि ये तो गलत कर रहा है। तो उन्होंने इनको हटा करके क्या किया कि SN सेन को लाए। ये किसको लाए? SN सेन को। और SN सेन ने फिर पुस्तक एक लिखी थी 1857, जो कि प्रकाशित होती है आपका 1957 में। ठीक है, 1957 में ये प्रकाशित होती है, लेकिन पुस्तक का नाम क्या है? 1857। तो यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब है SN सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, जो कि स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार इनको माना जाता है। तो इस तरीके से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? मैं अभी कुछ समय पहले मैं आपको बता चुका हूँ यहीं पे। ऑप्शन ए है RC मजमूदार का, बी है SN सेन का, सी है ताराचंद्र का और डी है VD सावरकर का। तो बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए RC मजमूदार, रमेश चंद्र मजमूदार ने कहा था कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम है न ये राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, ये कि क्या है? एक सैनिक विद्रोह है। और ये उसी तरीके से इसका प्रभाव जाता है जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये असफल होता है ये राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह कैसे हो सकता है भाई? इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह तब होता है जब सभी के उद्देश्य एक होते हैं। कोई अपने लिए लड़ रहा है, कोई पर्सनल दुश्मनी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा है, किसी की किसी से दुश्मनी है, किसी का अंग्रेजों ने कुछ बिगाड़ा था, इस तरीके से कोई अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा है ना। तो सबके पर्सनल स्वार्थ थे। ये स्वार्थ ये मन में नहीं था कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। इस तरीके की जो भावना थी वो इस आंदोलन में दिखाई नहीं देती है। तो राष्ट्रीय कैसे हो सकता है, ये कहना था RC मजमूदार का। ठीक है, ये कहना था RC मजमूदार का। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी बाद में। इनकी पुस्तक दोस्तों नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम है 10 सिपाही, 10 सिपाही, हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, 10 सिपाही म्यूटनी, 10 सिपाही म्यूटनी एंड दिस रिवोल्ट एंड द रिवोल्ट। रिवोल्ट मीन्स वाई रिवोल्यूशनरी क्रांति 1857, 1857, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट 1857। सिपाही म्यूटनी का मतलब हो गया सैनिक विद्रोह, है ना। 1857 का जो विद्रोह था वो सैनिक विद्रोह था, ये मतलब कहना था RC मजमूदार का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और भी कुछ ऐसे ही आपके कुछ इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार, उनकी पुस्तकों के नाम आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप बात करते हैं VD सावरकर की, ठीक है, VD सावरकर की, है ना। तो VD सावरकर की अगर बात करें तो उनकी पुस्तक का नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अर्थात हिंदी में कहेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये इनकी पुस्तक का नाम था। और अंग्रेजी में इसको अनुवाद कर लीजिए, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ऐसे ही अशोक मेहता एक हैं, भारतीय इतिहासकार हैं। अशोक मेहता की पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन। क्या नाम है? द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो नोट करते जाइए, अशोक मेहता की पुस्तक है। एक पुस्तक और इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, उसका नाम है असबाब,
क्या नाम है, असबाब ए बगावत ए, असबाब ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद। और ये पुस्तक किसकी थी, सर सैयद अहमद खां। किसकी थी, सैयद अहमद खां। और ये वही अहमद खां हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक, तो असबाब बगावत हिंद जो है वो भारतीय भाषा में लिखी गई 1857 क्रांति पर पहली पुस्तक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि 1857 की क्रांति के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से व्हाइट बोर्ड में आपको पढ़ाया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो दे दूंगा। लगभग 2 या 3 पार्ट में बहुत विधिवत तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है 1857 की क्रांति को। आप जा करके वहाँ से ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा कि हाँ आपको मज़ा आया कि नहीं। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे पढ़िए कि मज़ा आए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मंडला, बी है मांडू, सी है जबलपुर, डी है ग्वालियर। मंडला दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है। जबलपुर आप जानते हैं राजस्थान में। ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है, ग्वालियर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न फिर सुमेलित करने वाला आ गया। करिए सुमेलित, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। एक तरफ आपके क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ जगह दी गई है जहाँ से संबंधित होंगे। तो देखिए आपको बताया था मैंने कि नाना साहब कानपुर, कुंवर सिंह आरा बिहार, और आपका मौलवी अहमदुल्लाह की बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्लाह जो हैं वो अवध हैं, और बख्त खां दिल्ली। तो याद रखिए ऑप्शन ए का क्या दिया गया है 4, ऑप्शन बी का क्या दिया गया है मौलवी अहमदुल्लाह जो है वो अवध अर्थात 1, सी का देखेंगे तो कुंवर सिंह, सी का तीसरा है, और डी का आपका कौन सा है दूसरा। इस तरीके से बना क्या, ए का 4 41-32 बना। तो आप विकल्प पे देख लीजिए 41-32 किस में है, 41-32 किस में है, ऑप्शन नंबर सी पे। तो इस तरीके से सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के किस क्रांतिकारी का नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग दोस्तों नाम था तात्या टोपे का। तात्या टोपे का। आपको बताना है कि आत्माराम पांडुरंग किसका नाम था? आत्माराम पांडुरंग। आपने दोस्तों नाम सुना होगा तानसेन का, है ना, उन्हीं का नाम आत्माराम पांडुरंग था, मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 की विद्रोह का नेता था? इलाहाबाद में कौन था विद्रोह का नेता, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है नाना साहब। नाना साहब तो हो ही नहीं सकते। अजीमुल्लाह ये भी नहीं है। तात्या टोपे ये भी नहीं है। मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली जो है वो आपके इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे किसके साथ में थे आपके? नाना साहब के साथ कानपुर से लड़ रहे थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? अर्थात शुरुआत जब 1857 क्रांति की युद्ध के विद्रोह की होती है तो सबसे पहले क्रांतिकारियों ने किसको अपने कब्जे में लिया था, और अंग्रेजों ने भी किसे दोबारा उसको अपने कब्जे में लिया? ऑप्शन ए है झांसी, बी है मेरठ, सी है दिल्ली, और डी है आपका कानपुर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपका दिल्ली है, सबसे पहले क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर ही कब्जा किया, लेकिन अंग्रेजों ने दोबारा उसको प्राप्ति भी तुरंत कर लिया, दिल्ली को ही, है ना। तो अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, है ना, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था वीडी सावरकर ने। अगर पी रॉबर्ट्स की बात करें तो इन्होंने सैनिक विद्रोह कहा था। इन्होंने क्या कहा था? सैनिक विद्रोह, है ना, इन लोगों ने सैनिक विद्रोह कहा था, लेकिन वीडी सावरकर ने क्या कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। देखिए सर्वाधिक संख्या
आप जान सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहा इलाका क्षेत्र 1857 की क्रांति से, तो वो उत्तर भारत रहा। और उत्तर भारत में ही आपका अवध आता है ना। बंगाल में भी शुरुआत होती है, बिहार में भी इसकी शुरुआत होती है, राजस्थान में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका था अवध। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सिपाही जो है वो अवध से इस विद्रोह में शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो बैरकपुर आपका कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ का कमांडिंग ब्रिटिश ऑफिसर कौन था? ऑप्शन ए है हेनरी लॉरेंस, बी है कर्नल फिनिश, सी है हैरसे और डी है सर व्हीलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन बेनेट हैरसे। पूरा नाम क्या है? जॉन बेनेट हैरसे। ये आपका ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। कहाँ का? आपका बैरकपुर का, जॉन बेनेट हैरसे, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? ऑप्शन ए है 19वीं इन्फेंट्री, बी है 25वीं इन्फेंट्री, सी है 49वीं इन्फेंट्री और डी है 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री। ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। और इन्होंने जो कारतूस था जिसमें से सुअर और गाय के चर्बी का कारतूस बना हुआ था, उसको इस्तेमाल करने से मना किया था। और ह्यूशन की शायद वहाँ पर हत्या भी कर दी थी इन्होंने। और ये जो थे वो 34वीं सेना की 34वीं इन्फेंट्री से बटालियन से संबंधित थे, मंगल पांडे का जन्म जो है वो अगर हम पुराने समय में बात करें तो गाजीपुर में, और गाजीपुर को वो इलाका जहां मंगल पांडे का जन्म हुआ था वो वर्तमान में अगर बात करें तो बलिया में आता है। ठीक, तो बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, अर्थात सबसे शुरुआत कहाँ से होती है घटना की? ऑप्शन ए है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व करना, बी है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और डी है झांसी की रानी का विद्रोह। तो सबसे पहली घटना कौन थी ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहली घटना जो थी, मजबूत जो घटना थी वो थी कि ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचते हैं और दिल्ली को कब्जे में भी ले लेते हैं। हालांकि बाद में अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले सैनिकों ने क्या किया था? भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव अर्थात विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। देखिए बात यहाँ पर यह है कि लिखा तो बहुत सारे लोगों ने था, 1857 की क्रांति के बारे में लिखा तो बहुत सारे लोगों ने था, इन्होंने भी लिखा था, वीडी सावरकर ने भी, लेकिन किसी भारतीय भाषा में अगर पहली बार लिखने की बात अगर की जाएगी तो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने ही उर्दू में लिखा था एक रचना जो मैंने अभी आपको बताई थी, असबाब ए बगावते हिंद। तो ये उर्दू भाषा में थी, तो किस उर्दू जो है इस्तेमाल भारत में किया जाता था उर्दू का, तो सारी की सारी जो रचनाएं वो तो अंग्रेजी में थी, लेकिन ये पहली ऐसी पुस्तक है जो कि किसी भारतीय भाषा में थी 1857 की क्रांति पर लिखी जाने वाली। और लिखा किसने था? सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का जो नाम है असबाब ए बगावते हिंद, इसका जो अनुवाद है बाद में अंग्रेजी में किया जाता है द कॉज, नोट कर लीजिए, द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1873, ये इसका पूरा नाम है, द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1873, 1873। और इसका अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में? ऑकलैंड कोलबिन ने। नाम क्या है? अंग्रेज कौन है जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया? ऑकलैंड कोलबिन। एक और अंग्रेज जिनके साथ में थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इतना याद रखिए, इतने से काम चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई?
नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में और फरवरी 1857 में। तो इसका सही जवाब है दिसंबर 1856 में। ये जो आपकी चर्बी वाले कारतूस है एनफील्ड राइफल में जिसको चलाना था उसको शामिल किया गया था आपके दिसंबर 1856 ईस्वी में। दोस्तों ये आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित थे। आपको कैसे लगे? अगर एक बार आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप प्रश्न अच्छा करके आएंगे, सही करके आएंगे एग्जाम में। और ये जरूर है कि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे जरूर, पूछे जरूर जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।